आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपके पास फूड रिसोर्सेज है उनमें हम कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे, जो आपके पास फूड रिसोर्सेज है वो क्या क्या हो सकते हैं जहाँ से आपको फूड मिलता है। ठीक है, फर्स्ट है एग्रीकल्चर और सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी आप अपना फूड ले सकते हो और एनिमल से भी आप अपना फूड ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड। ठीक है, हम फूड से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें फूड से क्या क्या मिलता है, तो हमें मिलता है फूड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है, विटामिन्स, और क्या मिलता है हमें इससे, और मिलता है हमें इससे मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, हमें फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि हमें इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विच सेक्टर विल वी टारगेट। ठीक है, जब हमें इनमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जो हमारे पास फूड रिसोर्सेज है, जब हमें इनमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो हमें कौन कौन से सेक्टर्स को टारगेट करना पड़ता है। ठीक है, जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी होती है। जो ये सेक्टर्स है ये आपके पास फर्स्ट है एग्रीकल्चर का और सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री का, क्योंकि इन्हीं दोनों से हमें फूड मिलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट है क्रॉप वेराइटीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शंस। ठीक है, मान लो हमने क्रॉप की जो वेराइटीज़ है उनमें तो हमने इम्प्रूवमेंट कर ली। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट वेराइटीज़ में इम्प्रूवमेंट करने के बाद हमें उसकी प्रोडक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जब हमने वैरायटी में इम्प्रूवमेंट की तो वहाँ पे 1 क्विंटल के आसपास ही उसका प्रोडक्शंस हो रहा है। तो अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, एरियाज उतने ही है, तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें उसकी प्रोडक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इस एक फार्म में 1 क्विंटल के आसपास पैदावार कर रहे थे, अब हमें उसी फार्म में 2 क्विंटल के आसपास की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आती है जब हमने उसको फूड का प्रोडक्शन भी कर लिया, उसके बाद बात करेंगे हम इसके प्रोटेक्शन की। ठीक है, अब हमने क्रॉप का प्रोडक्शन तो ज़्यादा करवा लिया है। ठीक है, अब उसकी स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इन सभी से हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री में। इस चैप्टर में हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम कैटल फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम फिश फार्मिंग, पोल्ट्री एंड एपीकल्चर। ठीक है, कैटल फार्मिंग में हम काउज एंड बुफेलोज का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम फिश की। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में हम मुर्गी पालन देखेंगे। एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग, ठीक है, इसमें हम मधुमक्खी वगैरह, ठीक है, बी कीपिंग, ठीक है, इसको देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे अब हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स है, ठीक है, इनमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे हम इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम दो अलग अलग वैरायटीज़ की प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें अच्छी वैरायटीज़ की क्रॉप्स मिलेगी। ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये अलग अलग तरह से भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे तो इंटर वेराइटल क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक।
ठीक है। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीन्स, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीशीज के सेम जीन्स होंगे, उनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर जीनस, ठीक है। इसमें क्या होगा, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, ठीक है, अलग अलग जेनेरा के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, उनसे भी आपके पास अलग अलग अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। ऐसे ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हम जो हमारे पास वैरायटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हायर यील्ड्स मतलब जो आपके पास क्रॉप्स हैं उन वो हम हायर यील्ड्स में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़, ठीक है। अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की हम इसमें क्रॉप को पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जब हम क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमें ऐसी वैरायटीज़ की क्रॉप मिल सके जो मतलब बायोटिक जो रेजिस्टेंस है और एबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो उनमें ज़्यादा हो, ठीक है। बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब उनमें जैसे आपके पास फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, इनसे लड़ने की जो इनकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएगी इसमें, ठीक है, इनको ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में वो जल्दी ख़राब ना हो सके, ठीक है। जैसे रेनफॉल हो रहा है ज़्यादा या फिर कुछ हो रहा है तो इन वजह से इनमें कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है। जो आपके पास क्रॉप है उसका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशंस है, हो सकता है उसमें पहले ज़्यादा ले रही है वो मैच्योर होने में, ठीक है, तो हमें उसके मैच्योरिटी ड्यूरेशंस को भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो वो 6 मंथ के आसपास का टाइम ले रही है या फिर 1 ईयर का टाइम ले रही है तो हमें उसके टाइम पीरियड को घटा के कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मान लो पहले वो 6 मंथ का टाइम ले रही है, ठीक है, एक जो आपके पास क्रॉप है वो 6 मंथ का टाइम ले रही है, तो हमें इसके टाइम पीरियड को घटा के 3 या फिर 4 मंथ का टाइम ले, ठीक है। हमें ऐसी ऐसी वैरायटीज़ की सीड को बनाना पड़ता है जब हम इनकी वैरायटीज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वाइडर एडेप्टिबिलिटी, ठीक है। वाइडर एडेप्टिबिलिटी मतलब एक जो क्रॉप का प्रोडक्शंस एरिया है, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसका एरिया इतना ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये मतलब इसके टेम्परेचर या फिर कुछ और जो इसकी सॉइल्स, ठीक है, जहाँ पे ये मतलब प्रोडक्शंस किया जा सकता है इसका, ठीक है, इसका जो वाइडर एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो एडेप्टिबिलिटी का एरिया है, ठीक है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास कॉटन है, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लैक सॉइल में ही उसकी पैदावार होती है, तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसी कॉटन का प्रोडक्शंस करना है, ऐसी उनकी वैरायटीज़ में चेंज करने हैं कि आपके पास वो ब्लैक सॉइल में ना उग के एल्यूविलाई सॉइल में उसकी प्रोडक्शंस हो सके। आगे बात करेंगे हम डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। उनमें हमें जब हम वैरायटीज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमें उनमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, कि जो आपके पास एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। मान लो जो आपके पास क्रॉप है, ठीक है, उसका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल है, ठीक है, बट जो उसमें जो आपके लिए यूज़फुल है वो कम हो रही है, उसकी जो पैदावार है वो कम हो रही है, तो हमें इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो प्लांट्स है उसकी जो हाइट है वो कम रहे और उसमें जो पैदावार है, ठीक है, जो आपको ज़रूरी है, ठीक है, ब्रीड्स है उनके, ठीक है, वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। ये बात आई समझ, ठीक है। अगर हम एनिमल के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम ब्रीडिंग्स का ऊपर ध्यान देंगे, अगर हम एनिमल्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है,
रफेज के लिए, तो हमें क्या है, जो प्लांट्स है वो लंबा चाहिए, ठीक है, जो उसकी टॉलनेस है वो हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे ऐसे डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को पैदा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे उनमें इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। इसमें देखेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में हम देखेंगे इसमें क्या है, प्लांट न्यूट्रिशंस, ठीक है, जो प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशंस कहाँ से लेता है, ठीक है, जो प्लांट्स है वो अपने न्यूट्रिशन लेते हैं एयर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। टोटल न्यूट्रिशंस इनको चाहिए होते हैं 16, ठीक है, प्लांट नीड्स 16 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, दैट मीन CO2, ठीक है, ये तो हुआ एयर से, ठीक है। फिर H और OH, ये हुआ H2O, ये हुआ वाटर से, ठीक है। इस तरह से ये बाकी ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, आगे है जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ठीक है, ये टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो इसमें ये भी है कि जो फर्स्ट 16 है, इन 3 को छोड़ के जो फर्स्ट ये वाले 66 है, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मतलब कि इनकी ज़रूरत प्लांट्स को ज़्यादा होती है, जो अदर है 7, ठीक है, इनकी ज़रूरत प्लांट्स को इनके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, इनको बोलते हम इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टोटल मिला के हुए 16, ओके। उसके बाद बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, ठीक है, जो मैन्योर्स होती है वो फैक्ट्रीज में बनती है, और जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज में बनती है, और जो मैन्योर है वो आपके पास फार्म में बनती है। इसमें आती है कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है, जो आपके पास मैन्योर है वो कितनी तरह से हो सकती है, कितनी तरह से हम बना सकते हो, एक उसको कंपोस्ट और दूसरा ग्रीन मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट में आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से एक ट्रेंच बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर आप एनिमल एक्सक्रेटा, ठीक है, उसको डालेंगे, फिर वाटर की सप्लाई करेंगे इसमें, और जो लीव्स वगैरह होती है, ठीक है, उनको डालेंगे, ठीक है। इस तरह आप इनको लेयर बाय लेयर करके रखेंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसमें हम ऊपर से मिट्टी भी डालेंगे, ठीक है, जो सॉइल है उसको भी डालेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने इसको 3 मंथ के आसपास ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपके पास मैन्योर बन के तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस होती है, ठीक है। एक आता है वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, अर्थवर्म जो होंगे, ठीक है, उनको डालेंगे, उनसे भी वर्मी कंपोस्ट, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है, होता सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आती है ग्रीन मैन्योर की बात, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ठीक है, ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं, सन हेम्प एंड गॉश, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इनकी रूट्स होती है, ठीक है, इसको जब आपने क्रॉप्स वगैरह लगानी होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको उनसे पहले लगाना है खेतों में, ठीक है। इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे तक चली जाती है, ठीक है। इसमें जो सॉइल, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसमें जो सॉइल के ज़्यादा डेप्थ में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, ये रूट्स क्या करेंगी, उनको अपने अंदर ले लेगी, ठीक है, और इनको ऊपर लेके आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको आपने उखाड़ देना है, ठीक है। तो जो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉइल के ऊपर की जो लेयर्स है, ठीक है, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्रॉप की पैदावार करनी है, यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना है, तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उस क्रॉप्स को मिलेंगे, ठीक है। ये मैन्योर 2 टाइप्स के होता है, क्रॉप कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अगर हम मैन्योर की बात करेंगे तो इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सॉइल को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो इसमें
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब तो ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, बट इसमें ह्यूमस नहीं होती है, ठीक है। जब आप इनको, ये केमिकल्स है, ठीक है, जब आप इनको खेतों में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इनको फर्टिलाइज़र जो आप खेतों में यूज़ करेंगे तो आपको वाटर की सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो पानी होगा वो बह जाएगा, ठीक है, और इसके जो यहाँ पे जो अदर फर्टिलाइज़र है, ठीक है, वो भी पानी के साथ बह जाएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस आपके पास मैन्योर का ही यूज़ होता है, इसमें हम सिर्फ मैन्योर का यूज़ करेंगे। इसमें प्रोडक्शंस बहुत ही कम होती है, ठीक है, बट इसका जो बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसका यूज़ बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर सिक्किम वगैरह में ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इरिगेशंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इरिगेशंस आपके पास किन किन वेज में हो सकती है, रेनफॉल, ठीक है, रिवर्स, कैनाल, वेल्स, ठीक है, इन मेथड से आप इरिगेशन कर सकते हो, ठीक है। प्लांट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न में आप मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशंस देखेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप अलग अलग क्रॉप्स को एक ही फार्म में लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास मक्की, ठीक है, राजमा, ठीक है, मेज़ एंड बीन्स, ठीक है, इनको आप एक ही खेत में लगा सकते हैं, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, आपके पास मान लो ये आपके पास एक फार्म है, ठीक है, ठीक है, मान लो आपके पास ये एक फार्म है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आपने यहाँ पे इस तरह से एक क्रॉप लगा ली इस वाले एरिया में, ठीक है, फिर दूसरे वाले एरिया में आपने दूसरी क्रॉप लगा ली, ठीक है, फिर से आपने इसी क्रॉप को यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे इस वाली क्रॉप को डिजीज हो गई, ठीक है, तो बस ये इसी को अफेक्ट करेगी क्योंकि बीच में तो कोई और क्रॉप्स पड़ती है, ठीक है, तो ये डिजीज यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है, इसलिए ये इसी को ही अफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आती है क्रॉप रोटेशंस की बात। तो आप एक फार्म में एक ऐसी क्रॉप को लगा सकते हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग टाइम पे पैदावार होती होगी, ठीक है। मान लो आपने कुछ मंथ के लिए आपने मेज़ को लगाया और कुछ मंथ के लिए आपने वीट्स को लगाया, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉप रोटेशंस कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्रॉप प्रोडक्शन तो देख लिया, ठीक है, हमने कैसे कैसे करके क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहा, ठीक है, जैसे आपने मैन्योर का यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन तो किया, अब उनको प्रोटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीडिसाइड्स, ठीक है, जो आपके पास क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको आप वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बीड्स मतलब जैसे आपके पास जेंथियम और पार्थेनियम है, ठीक है, इनसे आप अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदर आपके पास आया पेस्ट, ठीक है, फिर आपके पास डिजीज़ आया, ठीक है, डिजीज जैसे मान लो आपके पास बैक्टीरिया से हो गई, फंगस, वायरस, इन चीज़ों से आपकी क्रॉप में डिजीज़ हो गई, ठीक है, तो आप इन चीज़ों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी क्रॉप को, ठीक है। फर्स्ट यूज़ करके है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, ठीक है। जब आपके पास वीड्स वगैरह आएंगे तो आप हर्बिसाइड्स का यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करो और फंगी साइड्स का यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उनके स्टोरेज की,
ठीक है, उनको उसी टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ेगा जितनी उसको ज़रूरत है आपकी क्रॉप्स को। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। ये तो हमने देखा क्रॉप्स एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हम फर्स्ट देखेंगे हम कैटल फार्मिंग। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या आएगा आपके पास, अपनी अपनी क्रॉप को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे इसमें आप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, आप अपनी क्रॉप्स को वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीड्स जेंथियम और पार्थेनियम आएंगे। ठीक है, वीड्स में। ठीक है, फिर आप जो आपके पास पेस्ट वगैरह आएंगे। ठीक है, डिजीज़। ठीक है, जो आपकी क्रॉप्स में डिजीज़ होगी। ठीक है, उनको आप डिजीज़ से आप अपनी क्रॉप को डिजीज़ से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ किन किन वजह से हो सकती है, आपके पास बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस, फंगाई। ठीक है, इन चीज़ों से आपके पास डिजीज़ हो सकती है, तो आप अपनी क्रॉप को इनसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इनमें पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करके कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का और फंगीसाइड्स का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज में हम देखेंगे जो आपके पास आपने क्रॉप की प्रोडक्शन तो करवा लिया अच्छे उसमें। ठीक है, अब आपने उनको स्टोर करके कैसे रखना है। ठीक है, तो आपको अपनी क्रॉप्स को इसी टेम्परेचर में स्टोर करके रखनी पड़ेगी जितना कि उनको ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको उनको बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में आएगा कैटल फार्मिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग में हम देखेंगे बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस नाम है, साइंटिफिक नाम है काउस का। ठीक है, बफेलो का साइंटिफिक नाम है बॉस बवेलिस। ठीक है, बॉस बवेलिस। ठीक है, इनमें हम कैटल फार्मिंग को डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो इसमें आता है ड्रॉट्स एनिमल और मिलेज एनिमल। ड्रॉट्स एनिमल में आपके पास जो भी मेल्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे। ठीक है, आप उनका यूज़ कैसे कैसे काम कर कैसे कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, जो मेल्स होंगे वो काम करवाने के लिए ही आपके काम आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हल जोतने के काम आए या फिर कार्ट वगैरह को यूज़ करने के लिए आए। ठीक है, मिल्च एनिमल जो आपको मिल्क प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसके बाद जब हम कैटल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें भी ब्रीडिंग्स आती है, लोकल और फॉरेन। लोकल में आप देखेंगे रेड सिंधी और साहीवाल। ठीक है, फॉरेन में आप देखेंगे ब्राउन स्विस एंड जर्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फॉरेन वाली है इनमें जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दूध काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए देती है। और जो लोकल है, ठीक है, इनमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इनमें ज़्यादा होती है। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें इन दोनों स्पीशीज़ में ऐसा क्रॉस करवाना पड़ेगा कि हमारे पास लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा हो और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसके बाद हमने इनकी तो बात कर ली। ठीक है, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इनको फूड, शेल्टर और मेडिसिन का भी देखना किया है कि हमें इन्हें फूड कैसा कैसा प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, और इनके लिए शेल्टर कैसे होने चाहिए। ठीक है, और इनकी मेडिसिन वगैरह को देखना चाहिए। ठीक है, फूड में क्या आएगा, जो फूड होगा वो रफेज। ठीक है, इनमें फाइबर ज़्यादा होंगी। जैसे आप इनको घास वगैरह देंगे तो इनमें क्या होगी, फाइबर की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आती है बात कंसंट्रेट की। इनमें इनमें फाइबर कम होती है और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपके पास आएंगे मेज, ग्रेन। ठीक है, इन चीज़ों का, इन
इनको हम कंसंट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इनको हम मिलेज एनिमल को देते हैं ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाए, ठीक है। अगर हम इनके शेल्टर की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, वो स्लोपी होना चाहिए, जो फ्लोर होता है वो स्लोपी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मतलब यूरिन वगैरह करे, ठीक है, तो वो वहाँ से बह के खुद ब खुद बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर बिल्कुल ऐसा होगा फ्लोर इनका तो क्या होगा, यूरिन वगैरह यहीं पे रह जाएगा और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से यहाँ पे इनको डिजीज़ वगैरह हो सके, ठीक है। तो उसके बाद आती है पैरासाइट की बात। वो इनके बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और इनके बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मेडिसिन्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। वैक्सीनेशंस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इनके बॉडी को रेगुलर ब्लशिंग भी करना पड़ेगा ताकि जो पैरासाइट वगैरह उनकी बॉडी पे आए हुए हैं, ठीक है, वो निकल जाए, ठीक है। इतना ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या देखेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग में हम मुर्गी पालन को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे हम पोल्ट्री में भी जो मुर्गियाँ होती है, ठीक है, वो एक होती है, एक को हम एग्स के लिए यूज़ करते हैं और दूसरे को हम सिर्फ मीट्स के लिए ही यूज़ करती है। जिनका हम यूज़ एग के लिए करते हैं उनको बोलते हैं हम लेयर्स, ठीक है, और जिनका यूज़ हम मीट्स के लिए करते हैं उनको बोलते हैं हम ब्रॉयलर्स, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट है लोकल, ठीक है, लोकल में आएगा सेल, और दूसरा है फॉरेन, ठीक है, इसमें आएगा लेग हॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग फॉर डिजायर ट्रेड्स, ठीक है। हमें डिजायर ट्रेड्स के लिए इनमें आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा। जो आपके पास ये ब्रीडिंग्स है, ठीक है, इनमें क्रॉस करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो अब बात करते हैं इनके फूड्स की, ठीक है। जो ब्रॉयलर का फूड है वो कैसा होना चाहिए, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए और फैट्स और उनमें फैट्स भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब फैट्स ज़्यादा होगा तो उनका वज़न भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जो उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स, ठीक है। इनके फूड में विटामिन्स भी होना चाहिए, विटामिन ए और विटामिन के ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। अगर इनमें इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें इनमें क्या करेगा, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेइंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, स्प्रे करवानी पड़ेगी इनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट की, और वैक्सीनेशंस भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिश प्रोडक्शंस की, ठीक है। जो फिश का प्रोडक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कल्चर फिशिंग्स है और कैप्चर फिशिंग है, ठीक है। कैप्चर फिशिंग में आप क्या करेंगे, सिंपली आप नेट का यूज़ करके फिश को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे फिश वगैरह होंगी, ठीक है, वहाँ पे आप नेट का यूज़ करके फिश को पकड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कल्चर फिशिंग की। कल्चर फिशिंग में हम देखेंगे इसमें आता है एक्वा, ठीक है, जो फ्रेश वाटर वाली फिशेज होती है। दूसरा आता है मैरीन, ठीक है। इसमें आपको स्पेशली रिजर्वायर लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको जो फिश के एग होंगे उनको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनका प्रोडक्शंस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिशेस मिलेगी, ठीक है। तो एक्वा में आपके पास फ्रेश वाटर और ये मैरीन वाटर, सी वाटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैरीन वाटर में आपके पास पम्फ्रेट और ट्यूना फिश आएंगे, ठीक है। फिश कल्चर विद राइस क्रॉप, ठीक है। राइस क्रॉप में क्या होता है, वाटर की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे फिश कल्चर को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होगा, ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें आपके पास मैक्सिमम 6 स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसको आप एक ही जगह पे
रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज़ हाईली एडवांटेजियस बिकॉज दीज फिशेज डू नॉट compete फॉर फूड। ठीक है, ये आपस में फूड के लिए compete नहीं कर सकती है। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस फूड हैबिट्स। ठीक है, इनकी जो फूड हैबिट्स होगी, ठीक है, वो अलग अलग तरह की होगी। ठीक है, उस वजह से क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ फूड के लिए compete नहीं करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरह से आपके पास एक पॉन्ड होगा। ठीक है, उसमें आपके पास अलग अलग फिशेस होंगी। ठीक है, एक सरफेस जोन में रहने वाली होगी, दूसरी मिडल जोन में रहने वाली होगी। ठीक है, उसके बाद हम बॉटम जोन में रहने वाली होगी। यहाँ पे हम देंगे जो सरफेस जोन में रहेगी वो रहेगी कैटला। ठीक है, और जो मिडल जोन में रहेगी वो रहेगी आपके पास रोहू। ठीक है, और जो आपके पास बॉटम जोन में रहेगी वो रहेगी मृगाल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आप फूड को देंगे यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या हो, इसमें देखेंगे जो यहाँ पे इसमें जो फूड होगा, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, और उनको यूटिलाइज किया, और उस फूड को यूटिलाइज किया जाएगा इन फिशेस के द्वारा। ठीक है, मान लो इस फूड को यहाँ पे इसने यूज़ किया, ठीक है, जो इससे बच गया, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा, फिर इसको यूटिलाइज इसने किया, और जो यहाँ से बच के जाएगा नीचे को, उसको मृगाल यूज़ करेगी। ठीक है, इस वजह से एक दूसरे के साथ compete नहीं कर पाती है फूड के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम बी कीपिंग की। ठीक है, बी कीपिंग, जो आपके पास बीज होती है उनका यूज़ आपके पास हनी के लिए होता है और वैक्स के लिए भी होता है। ठीक है, वैक्स के तो बहुत ही ज़्यादा मेडिकल यूजेस होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जो आपके पास बीज है उनकी वैरायटीज़ की। ठीक है, यहाँ पे इंडियन बीज है जिनका साइंटिफिक नाम है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका इंडियन बीज का नाम है। उसके बाद आती है रॉक बी, इसको बोलते हैं एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, उसके बाद आती है लिटिल बी। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिस फ्लोरेया। और उसके बाद आता है इटालियन बी, इसको बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नाम है इटालियन बी का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो इसकी हनी कलेक्शंस की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो इटालियन बी है, ठीक है, ये क्या है, ये ज़्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पे रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टिंगलेस, जो इनके डंक का जो जहर होता है वो कम होता है। ठीक है, उतना नहीं होता है। ठीक है, ब्रीड वेरी वेल, जो इनकी ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ आया, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एंड हो जाता है।